Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So students, हम अपना social pharmacy में next topic करते हैं जो कि है हमारा vaccines, right? So last class में हमने vaccine का introduction देख लिया था. हम यहाँ से दोबारा करते हैं. हमने पूरी एडवर्ड जेनर की स्टोरी सुनी थी. So वैक्सीन एक टर्म है जो कि है वैका, उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है काउ, है ना. क्योंकि जो पहला वैक्सीन था वो काउ पॉक्स के वायरस से बना था, स्मॉल पॉक्स के लिए. ठीक है, इस वजह से इसका जो नाम है वो वैक्सीन वैका से लिया गया है, वैक्सीन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डेफिनेशन, जो वैक्सीन्स हैं दे आर डिफाइंड एज pharmaceutical suspension or solution for immunogenic substance compound that is intended to induce an active immunity. किसी भी पर्सन के बॉडी में इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करने के लिए वी यूज़ वैक्सीन. नाउअडेज द वैक्सीन terms are applied to the agents of active immunization in the process known as vaccination. ऐसा प्रोसेस जिसमें वैक्सीन दी जाती है उसको हम कहते हैं वैक्सीनाइजेशन. तो स्टूडेंट्स, वी हैव सेवरल टाइप ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन बहुत सारे तरीके की होती है ना. सबसे देखो, मैंने एक फ़ोटो ऐड किया है, इसमें से हम कुछ टाइप पढ़ेंगे, कुछ टाइप आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसी होती है. ये देखो, इतने सारे टाइप की वैक्सीन होती है. लाइफ अटेनुएटेड, इनएक्टिव वैक्सीन, है ना, हीट किल्ड वाली, रेप्लिकेटेड, नॉन रेप्लिकेटेड वायरल वैक्टर प्रोटीन, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन. इतने सारी टाइप की होती है. हम धीरे धीरे करके समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट. तो देखो, है ना, तो हम वैक्सीन पढ़ते हैं. सबसे पहला है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. क्या है इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन? क्या मतलब है इसका, क्या समझ में आ रहा है इससे? इनएक्टिवेट क्या है? कोई चीज़ एक्टिव थी, मानो ये कोई वायरस है फॉर एग्जांपल, या कोई पैथोजन है, ये एक्टिव था फॉर एग्जांपल, ये एक्टिव था, तो हमने इसको इनएक्टिव किया है ना. इसकी जो एक्टिविटी थी हमने उसको बंद कर दिया है, तो ये मतलब होता है इनएक्टिव का. समझ में आया? तो दीज टाइप ऑफ वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय किलिंग और इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन. या तो पैथोजन को मार के या उसको इनएक्टिवेट करके बनाई जाती हैं. देखो, हीट से हम पैथोजन को किल कर सकते हैं, हम सब केमिकल रिएक्शन से उनको किल कर सकते हैं केमिकल यूज करके. एंड ऑल्टरनेट्स इट्स एंटीजेनिसिटी. यूजुअली दे आर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ प्राइमरी डोज एंड देन बूस्टर डोज. हम ना इससे पढ़ते हैं, ये इनएक्टिवेटेड वाला हमको और अच्छे समझ में आएगा. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई वायरस है, ठीक है, ये हमारा वायरस है ना. वायरस के ऊपर ना ऐसे करके स्पाइक प्रोटीन होती है जो वायरस के अटैचमेंट में हेल्प करती हैं. क्या नाम है उनका? स्पाइक प्रोटीन. बेसिकली ये एंटीजन है. ठीक है, तो या तो ये जो लाइफ अटेनुएटेड है उसमें क्या हो रहा है, या तो वैक्सीन का होल, ये वाला किल्ड वाला नहीं है, लाइव अटेनुएटेड, ओके, इसमें किल्ड नहीं है. चलो किल्ड का मैं बता रही हूँ. कोई वायरस है ना, या तो हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट वाला है. होल वायरस पार्टिकल हैज बीन किल्ड और इनएक्टिवेट. इसमें किल्ड और ऐड कर देते हैं, किल्ड और इनएक्टिवेट टू कीप. देखो ऐसा है, अगर मानो ये कोरोना का वायरस है, ये कोरोना वायरस है, तो अगर इसको मैंने ऐसे किसी पर्सन में डाल दिया तो उसको कोविड हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा. लेकिन मैंने इसको हीट से किल कर दिया या मैंने इसको इनएक्टिवेट कर दिया किसी केमिकल से, इसका मतलब मैंने इसको सेफ बना दिया कि अरे अगर हल्की से बुखार आए लेकिन वो इतना माइल्ड इन्फेक्शन हो कि जो पर्सन है उसको आराम से झेल ले. समझ गए? देखो, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रिक्वायर्ड बूस्टर डोज. ठीक है, चलो देखो इसमें समझो, ये देखो केमिकल से और हीट से क्या हुआ, इसको हमने किल कर दिया या इनएक्टिवेट कर दिया. फिर हमने इसके प्रोटीन्स लेके या इसके पेप्टाइड्स लेके या वायरस लाइक पार्टिकल लेके किसी की बॉडी में डाल दिए, है ना. ठीक है, फिर ये एंटीजन जो है, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है जो कि हमारे
एक जो WBCs हैं जो हम पढ़ते हैं ना, वाइट ब्लड सेल उसका ही पार्ट होता है, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये इस प्रोटीन या पेप्टाइड को दिखाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में उसके लिए मेमोरी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। करेंटली हम पोलियो, कोविड की वैक्सीन सब इसी से बनाई गई है ना, भारत बायोटेक ने बनाई है। तो अब इस चीज़ को अब समझो कि वायरस था, असली का वायरस लिया, उसको मारा, है ना, और फिर बॉडी में उसकी छोटी छोटी सी जो प्रोटीन है उनको लेके डाल दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे जो बॉडी में है वो एक इम्यूनिटी जनरेट हो गई, ठीक है। समझ में आया? ये कैसे हटेगा? ये चीज समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये क्या है? ये है हमारी इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा उस वायरस को मारने का क्या मतलब था, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई हमारी बॉडी में वायरस आएगा, है ना, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट काम करेगा और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेगी, और फिर कभी ये जो इन्फेक्शन है हमको दोबारा होता है फ्यूचर में, तो फिर वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होगा, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी, है ना। और अगर वो वायरस दोबारा हमारी बॉडी में आता है तो इट विल फाइट, है ना, वो फाइट करेगी अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, ठीक है। देन लाइफ अटेनुएटेड वैक्सीन contain a various version of a living virus that has been weakened so that it does not contain serious disease in humans with a healthy immune system। देखो ये पढ़ते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, तब कर देते हैं। देखो मैं जूम करती हूँ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन पे। हमने इस वैक्सीन में क्या किया, हमने इसमें होल वायरस लिया, है ना, हमने इसमें पूरा वायरस लिया, ठीक है, वायरस पार्टिकल लिया दैट हैज़ बीन किल्ड और इनएक्टिवेटेड, जिसको ये तो हमने एक सेकेंड, ये फोटो ना थोड़ी वैसी हो गई है, सॉरी, वी आर लर्निंग अबाउट लाइव अटेनुएटेड पढ़ रहे हैं। सो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, दीज वैक्सीन कंटेन लाइव वायरस, इनके अंदर लाइव वायरस होता है, लेकिन उनको ना वीक कर दिया जाता है ना, उनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, उसको वीक कर दिया जाता है। अब जब हम सही का वायरस डाल रहे हैं, लाइव वायरस डाल रहे हैं, तो क्या होगा, अच्छा इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा, ठीक है। तो इनको वीक कर दिया जाता है वायरस को, और वीक वायरस से ये वैक्सीन बनाई जाती है। सम अटेनुएटेड वैक्सीन माइट नॉट बी सूटेबल फॉर द पीपल हु आर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, किसको ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया आपको पता है क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, है ना। तो जब किसी को ऐसे कोई डिजीज है जिसमें उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, या एड्स है, मानो एड्स कोई बीमारी है, तो एड्स में जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। अगर ऐसी कोई किसी को प्रॉब्लम है, उस केस में ये जो वैक्सीन है उनके लिए सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि चाहे ये वायरस वीकन हो, चाहे ये वायरस को थोड़ा वीक कर दिया गया हो, लेकिन इस वायरस में ये कैपेबिलिटी होगी कि उन लोगों को ये डिजीज कॉज कर पाए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ठीक है। देखो इसको नीचे कर लेते हैं, देखो फिर क्या होगा, ये वायरस को डाला जाएगा, देन इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो ये मतलब एक तरीके से एंटीजन एपीसी सेल इसको डाइजेस्ट करके इसकी प्रोटीन को सरफेस पे दिखाएगा, जिससे बॉडी के और WBC सेल आएंगे, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, वो आके इसको डाइजेस्ट करेंगे, है ना, उनके अगेन एंटीबॉडी बनाएंगे और एक्शन दिखाएंगे। तो देखो करेंटली MMR वैक्सीन है, बहुत बच्चों के लिए बहुत यूज़ होती है, मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, ये वैक्सीन इसी से बनाई जाती है। किससे? ये है लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, है ना। कोविड की वैक्सीन इन पाइपलाइन, है ना, कोडाजैक्सिन, ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने बनाई है, ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन ही है,
ठीक है, समझ में आ गया लाइफ अटेन्यूएटेड। देन टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड यूज होते हैं। टॉक्सॉइड क्या है, ये बेसिकली ये टॉक्सिन्स है। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जैसे एक्सोटॉक्सिन्स, है ना। तो इन बैक्टीरिया की जगह हम उनके टॉक्सिन्स को यूज करके इम्यूनिटी जनरेट करते हैं बॉडी में, ठीक है। टॉक्सॉइड्स आर हाईली इफेक्टिव एंड सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट, है ना। तो टॉक्सिन्स को यूज करके, उनको वीक करके उनको यूज करना। तो टिटनेस का जो टॉक्सॉइड होता है और डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड होता है वो कॉमनली यूज होता है, क्योंकि ये दोनों ही, डिप्थीरिया और ये दोनों ही ऐसे पैथोजन है जो एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, है ना। तो उनके टॉक्सिन्स को यूज करके बनाना इज टॉक्सॉइड। देन वी हैव सेल्यूलर फ्रैक्शंस। क्या मतलब है, द वैक्सीन्स, ये इसमें बीच में गैप है, आर प्रिपेयर्ड एज फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेल्यूलर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल सच ऑफ वैक्सीन आर मीनिंगोकोकल वैक्सीन्स, है ना। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पॉलीसैकेराइड एंटीजन ऑफ अ सेल वॉल। दीज वैक्सीन आर लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड यूज, बट दे आर वेरी इफेक्टिव एंड सेफ। देखो, सेलुलर फ्रैक्शन को ना हम सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं, है ना। हम इसको सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। क्या मतलब है कि जो एंटीजन की जो सेल वॉल है ना, जो कि एंटीजन की प्रोटीन है, उसको लेके, है ना, उसको लेके हमें क्या बनाना है, वैक्सीन बनानी है। तो पढ़ते हैं, दीज वैक्सीन आर एंटीजेनिक प्रोटीन को लेना है और इसमें कोई वायरस का जेनेटिक मटेरियल बॉडी में नहीं जाता है। दे आर रिलेटिवली सेफ, ये सेफ होती हैं। देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल, दे कैन नॉट रेप्लीकेट इन अ बॉडी, बॉडी में रेप्लीकेट नहीं कर सकता वायरस अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो दे फोकस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वायरस प्रोटेक्शन, है ना। ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं, बढ़ाते हैं। देन दीज वैक्सीन्स रिक्वायर्ड मल्टीपल डोजेज, ये बहुत लंबे समय के लिए अगर इनको यूज़ करना है तो उनको मल्टीपल डोज लगते हैं। दे रिक्वायर्ड एडजुवेनेंट्स विच आर द इंग्रेडिएंट डेट हेल्प टू क्रिएट स्मॉलर, मतलब इनके साथ साथ हमें एडजुवेंट्स भी ऐड करना पड़ता है जिससे ज़्यादा और इफेक्ट नज़र आए। समझ में आया। तो SARS-CoV-2 एंटीजन ये किस पे प्रेजेंट था, ये कोरोना वायरस पे प्रेजेंट था। तो इस एंटीजन को लेके विद एडजुवेंट्स, है ना, उन्होंने किस में डाला, उन्होंने बॉडी में डाला, एंटीजन सेल ने इसको प्रेजेंट किया और फिर मेमोरी रिस्पॉन्स बना। तो जो HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो HPV वैक्सीन है वो इसी के ऊपर बनाई गई है, सब यूनिट वैक्सीन है वो, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी की है ना, पर्ट्यूसिस की है, कोविड की वैक्सीन है जो नोवावैक्स और ये अडबवैक्स बनाई हुई है, ये भी सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है। देन वी हैव कॉम्बिनेशन वैक्सीन, वो शायद इसमें है नहीं। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती हैं जो दो तीन वी कैन से पैथोजन के अगेंस्ट काम करती हैं, है ना। उनको ऐसे मिला के बनाया जाता है कि वो 2-3 डिजीज को कॉज कर, मतलब प्रिवेंट करती है। मिक्सड एंड कंबाइंड वैक्सीन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एजेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा एजेंट के अगेंस्ट होती हैं और उसके अंदर प्रेजेंट भी होते हैं। देन दीज वैक्सीन्स आर डिजाइन फॉर इजीली एडमिनिस्ट्रेशन। अब 3 वैक्सीन लगाओ और एक ही वैक्सीन को लगा दो जो 3 का काम कर रही है ना। कॉस्ट रिड्यूस होती है, नंबर ऑफ विजिट पेशेंट का हॉस्पिटल में कम होता है। तो इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं उनको हम कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी पढ़ा था हमने मीजल्स, मम, रुबेला का जो MMR वैक्सीन है, ये वैक्सीन तीनों मम्स, मीजल और रुबेला वायरस तीनों के लिए इनके पास इसमें वैक्सीन है, ठीक है। देन वी हैव डिप्थीरिया एंड टिटनेस टॉक्सॉइड, पर्टुएसिस वैक्सीन एब्जॉर्ब, ये तीनों हम एक ही संग लगा देते हैं, है ना, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एज कंबाइंड वैक्सीन। देन वी हैव पॉलीवेलेंट वैक्सीन। पॉलीवेलेंट वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 or more स्टेन्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब क्या है, अब आपने देखा होगा कि कोविड-19 आया, है ना, उसका एक कोई स्ट्रेन है, फिर आपने सुना होगा ओमिक्रॉन आ गया, कोविड का ही एक स्ट्रेन।
तो ये ऐसी वैक्सीन जो एक से ज़्यादा स्ट्रेन को लेके बनाई जाती हैं। अब मानो इसमें ये स्पाइक प्रोटीन में कोई अंतर है, दोनों की हल्की अलग है, तो दोनों को कंसीडर करके, दोनों को लेके जब कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उस वैक्सीन को हम पॉलीवेलेंट वैक्सीन कहते हैं। जैसे निमोनोकोकल वैक्सीन है, ये एक पॉलीवेलेंट वैक्सीन है जिसका निमोनोवैक्स 23। पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो एक पॉलीवेलेंट वैक्सीन है। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी क्या होती हैं? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। और स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी के भी टाइप होते हैं, है ना। आप पता लगाना कि एंटीबॉडी के क्या टाइप होते हैं। जैसे IgA, वैसे 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। मैंने इसको गेम्ड से याद किया है। कैसे? IgA, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, है ना। ये हमारी 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है। सो दे आर नोन एज एंटीबॉडी। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं, विच आर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल। जो WBCs होती हैं वही इनको प्रोड्यूस करती हैं। T cells and T cells, B cells. Then we have, they act as a critical parts of an immune response. किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स का एक क्रिटिकल पार्ट होती है, क्योंकि वैक्सीन भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। क्या उसका क्या मतलब है? जब तक उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करनी होती है। देन दे स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एंड बाइंडिंग टू द पर्टिकुलर एंटीजन। हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगी, है ना। 2 अलग अलग वायरस हैं तो उनके लिए 2 अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं आपस में, ठीक है। देन वी हैव डोज शेड्यूल। सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि द प्रोग्राम ऑफ ग्लोबल इम्यूनाइजेशन इज नोन एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम और ऑन इम्यूनाइजेशन EPI। तो EPI क्या है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसको WHO ने लॉन्च किया था। सो द प्रोग्राम प्रोवाइड एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर टू ऑल चिल्ड्रन ओवर अ वर्ल्ड अगेंस्ट 6 डिजीज। बेसिकली उन्होंने 6 डिजीज को मेन लिया कि कम से कम पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे को ये फैसिलिटी मिले कि उनको ये 6 बीमारियां ना हो, उसकी वैक्सीन उन्हें मिल जाए। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स, ठीक है। ये 6 बीमारी थी, आपको याद रखना है। और आज की डेट में सबकी वैक्सीन्स है हमारे पास। और यू विल सरप्राइज टू नो कि पोलियो हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। मतलब अब पोलियो की कोई भी केसेस, एक्टिव केसेस इंडिया में नहीं है। विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, है ना। अच्छे से वैक्सीनेशन दिया जाए बच्चे को जन्म से ही, जो उसके डोजेज होते हैं, तो ये सब बीमारियों को हम रोक सकते हैं। इन 1985 यूनिसेफ अडेप्टेड EPI। यूनिसेफ ने भी जो चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, उसने भी अडॉप्ट किया कि हाँ वैक्सीनेशन होना चाहिए। एंड गॉट फर्दर स्ट्रेंथनिंग इन 1990, इट्स नेम चेंज टू यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। 1990 में इस प्रोग्राम में स्ट्रेंथन आया, स्ट्रेंथली पकड़ा और इसको नाम चेंज करके यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बना दिया गया, ठीक है। तो ये नेसेसरी है कि इतने टीके, इतनी वैक्सीन लगवानी है। देन द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन who all over the world against 6 disease। इन 6 डिजीज़ों के लिए बच्चों को प्रोटेक्शन मिले ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से ये वैक्सीन्स लेनी है, ये देखते हैं। इन्फेंट्स, है ना, जो 6 वीक से 9 मंथ का है या 9 मंथ से 12 मंथ का है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको डिप्थीरिया की वैक्सीन लेनी है, ठीक है। पोलियो की, BCG की है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। मीजल्स की वैक्सीन लेनी है 1 और पोलियो की 3, है ना। मतलब उसको 1 साल के अंदर 3 डोज ले लेनी है। देन वी हैव चिल्ड्रन 16 to 24, 6 to 5, 10 और 16 तक की एज तक लेनी है। देन डिप्थीरिया की 1, पोलियो की 1, DT की 1, टाइफाइड फीवर की 2, TT की, टिटनेस की। देन वी हैव द टाइफाइड टिटनेस, देखो, ठीक है। तो आप ये समझो
कि 16 मंथ से 16 ईयर तक कितने आपको टाइफाइड के 4 डोज ले लेने हैं, है ना। देन वी हैव प्रेग्नेंट वुमेन, और भी देखो टीटी का भी है, डीटी का भी है, डीपीटी का भी है, पोलियो का भी है। देन वी हैव प्रेग्नेंट वुमेन 16 to 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में उनको टीटी का जो वैक्सीन है वो ज़रूर लेना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट, वो बच्चे के परपेक्स जो बच्चों के लिए है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो टिटनेस वैक्सीन जो है ना, जो अगर कोई इन्फेक्शन है मदर को, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रेग्नेंट मदर्स को भी लेना है, जिससे बच्चों को ना हो वो बीमारी। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ जिससे हम पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नोट 2 डोजेस शुड बी गिवन विद गैप ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ, है ना। 2 डोजेस को, है ना, 1 मंथ के गैप में देना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव इन केस, आपने सुना होगा ना कि कोविड का आपने कोई वैक्सीन लिया, आपने उसका बूस्टर डोज भी लगवाया होगा, है ना। ये उसी वजह से ये इसीलिए लगाते हैं जिससे वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बनी रहे। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज BCG शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये जो BCG की वैक्सीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। तो ये BCG की वैक्सीन आपको बच्चे को जब ही लगनी होती है जब बर्थ होता है ना, क्योंकि ये TB से रोकती है। ये BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस, रुको एक मिनट यहाँ पे लिखती हूँ, बैसिलस कैलमेट कोरियन, है ना, ये ऐसे करके जर्मन सा नाम है। तो बेसिकली TB की वैक्सीन होती है, ट्यूबरक्लोसिस की, है ना। उसके अंदर वीकेंड वायरस, वीकेंड बैक्टीरिया ही होता है जो TB कॉज करता है ना। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये वैक्सीन दे दी जाती है। WHO EPI इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल BCG एंड पोलियो वैक्सीन आर आइदर एडमिनिस्ट्रेटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ when the infant is first come to the contact with the developing countries where these diseases are uncontrollable। तो इनके प्रोग्राम के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे बर्थ के टाइम पे ही BCG और पोलियो की वैक्सीन दे देनी चाहिए। 6 वीक में DPT, ठीक है, डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है वो दे देनी चाहिए, और उसके साथ साथ पोलियो की वैक्सीन चलनी चाहिए, ठीक है, जो ओरल वैक्सीन है। क्लियर है? तो ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस की वैक्सीन मिल जानी चाहिए। DPT की मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, वैसे ऊपर पढ़ चुके हैं हम, जिससे आप बोलो नहीं। डिप्थीरिया कंबाइंड वैक्सीन है ये, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ठीक है। और उसके अलावा 10 वीक्स में भी मिलनी चाहिए, 14 वीक्स में और 9 वीक्स में, है ना। ये बेसिकली 19 होगा, 19 वीक्स में, ठीक है। मीजल्स की मिलनी चाहिए, है ना। जो ये वाली कंबाइंड वैक्सीन हमने पढ़ी थी ना, ये MMR वैक्सीन, तो बेसिकली MMR वैक्सीन मिलनी चाहिए, कम से कम ये मिलनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो वैक्सीन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। हम ये वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। देन इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ, कि हमारा जो वातावरण है उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव है। सो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल हेल्थ कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइंड्स बाय द एनवायरमेंट एक्सपर्ट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। हमें पता है हेल्थ क्या होती है। हेल्थ किसी इंसान की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, सब तरीके से अगर इंसान फिट है तो वो हेल्दी है, ठीक है। तो उसकी सराउंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल हेल्थ में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ थ्योरी एंड एक्शन ऑफ मेजरिंग, करेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रिवेंटिंग दोज एनवायरमेंटल फैक्टर दैट
द हेल्थ ऑफ करेंट एंड फ्यूचर जनरेशन अनफेवरेबल। मतलब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है कि एनवायरमेंटल हेल्थ को थ्योरेटिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइंड एज अ थ्योरी ऑफ एक्शन एंड मेजरिंग। किसी चीज़ पे एक्शन करना, उसे मेजर करना, करेक्ट करना, प्रिवेंट करना, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो उस चीज़ का उतना ही मज़ा उठा सके जितना आज हम उठा रहे हैं। सो पहला है वाटर पोल्यूशन, है ना, जो पानी से रिलेटेड पोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वाटर पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटेंस इन वाटर दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट अ हजार्ड एंड इम्पेयर इट्स यूजफुलनेस। पानी में किसी भी तरीके का टॉक्सिन होना जो कि कोई भी उसकी क्वालिटी ख़राब कर रहा है, कोई भी बीमारी कर सकता है, कोई भी इम्पेयर, मतलब उसकी जो यूज़फुलनेस है उसको कम कर सकता है, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कॉज है वाटर पोल्यूशन का? डोमेस्टिक सोर्सेज, है ना, गलत तरीके से पानी यूज़ करना या डोमेस्टिक वेस्ट डालना पानी में। इंडस्ट्रियल सोर्सेज, कोई केमिकल बन रहा है किसी इंडस्ट्री में, वेस्ट जो है वो उन्होंने वाटर बॉडीज़ में डाल दिया तो टॉक्सिन्स कहाँ चले गए? वाटर बॉडी में। माइनिंग की वजह से होता है। रूरल एंड एग्रीकल्चर फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से क्या मतलब है? कोई भी फर्टिलाइज़र डाला, वो फर्टिलाइज़र पानी के साथ कहाँ गया? वाटर टेबल में, और वाटर टेबल उसने कंटामिनेट कर दी। वहाँ पे क्या हो गया? वाटर टेबल में कंपोनेंट्स आ गए फर्टिलाइज़र के जो कि हम लोगों के लिए टॉक्सिक है, और वही वाटर टेबल का पानी हमने वेल से, टैप से यूज़ कर लिया। समझ रहे हो? ये है मेन। देन नेचुरल इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? डर्ट, टर्बिडिटी, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे डस्ट पानी में होना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड मटेरियल पानी में होना। देन वी हैव टॉक्सिक मेटल, ऐसे बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक वगैरह, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। तो अगर इस तरीके की हार्डनेस या इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट हैं अगर हमारे पानी में, ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। एस्बेस्टोस, मतलब एस्बेस्टोस क्या है? कोई भी तरीके का कार्सिनोजेनिक मटेरियल या सिलिकेट मिनरल्स अगर प्रेजेंट है पानी में, वो भी टॉक्सिक है हमारे लिए। रेडियो एक्टिविटी, वही कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई रेडियो एक्टिव चीज़ प्रेजेंट है जो हमारे पूरे बॉडी को ख़राब कर सकती है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो वो भी एक इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का। एक्वायर्ड क्या क्या है? टेस्ट एंड ऑडर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड क्लोरीन। ये कुछ एक तरीके से मैन मेड चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ क्या है? ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो पानी के थ्रू फैलती हैं। तो बेसिकली जैसे डायरिया है ना, डायरिया है तो डायरिया बहुत सारा जो वायरस है, बैक्टीरिया है, कॉज कर सकता है। अगर उस तरीके के वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, अगर पानी में, तो पर्सन को हो जाएगा। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन, है ना, नोजिया, ये सब हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? देन वी हैव कोलेरा, है ना, ये विब्रियो कॉलरी कॉज करता है। विब्रियो कॉलरी एक बेसिकली बैक्टीरिया है, तो ये कॉलेरा कॉज करता है। एंड कॉलेरा जो है एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। पेट में दर्द होगा, नोजिया फील होगा, दिक्कत होगी, है ना, और डे टू डे लाइफ के काम करने में दिक्कत होगी। ठीक है, देन वी हैव गायरियासिस, है ना, तो ये क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो कि एक ग्राइडिया पैरासाइट से होती है, मतलब एक पैरासाइट है, उससे होती है। फूड से, वाटर से फैलता है ये, है ना, समझ में आया? तो बेसिकली ये जितनी भी हम बीमारियां पढ़ रहे हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पानी के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, देन वी हैव बेसिलरी डिसेंट्री, शिजेला बैक्टीरिया है, शिजेला, उससे उसके थ्रू फैलती है, उससे होती है। साल्मोनेला शिजेला, उसका शिजेला के थ्रू ये फैलती है। टाइफाइड और पैराटाइफाइड, ये साल्मोनेला है ना, ये उस टाइफी, है ना, उसके थ्रू ये बीमारी फैलती है। ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है ना। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, जो कि वाटर बोर्न है। मतलब पानी में अगर ये वायरस प्रेजेंट होगा और हम ऐसे पानी को कंज्यूम कर लेंगे या ऐसे फूड को कंज्यूम कर लेंगे तो हमें ये सब बीमारियां हो सकती हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि कितना हार्मफुल है ये वाटर पोल्यूशन?
ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितना टाइम हो गया देखते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारा टाइम हो गया। चलो एक बार इसके कंट्रोल मेजर्स और पढ़ लेते हैं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एफर्ट्स, अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन हैव बीन फॉर्म्ड इन अ फोर्स ऑफ इंडस्ट्री टू मेक अ, ठीक है, मतलब यही है कि जो भी इंडस्ट्री अपना वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको पहले वो ट्रीटमेंट प्लांट में भेजे, है ना। बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट में जब वेस्ट ट्रीट हो रहा है उसके बाद ही उस वाटर को या वेस्ट को पानी में डाला जाए। देन ट्रांसपोर्टेशन, सोसाइटी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस व्हीकल पोल्यूशन, ठीक है, व्हीकल पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्विचिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे भी वाटर पोल्यूशन कम होगा। फार्मिंग सोल्यूशन, फॉर्म स्विचिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, है ना, ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करना केमिकल्स या फर्टिलाइज़र, उससे क्या होगा, वाटर जो वाटर टेबल है वो कंटामिनेट नहीं होगी। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे वाटर का कंटामिनेशन ना हो। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कंट्रोल, कंट्रोलिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वही ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल, है ना, कोई भी तरीके के केमिकल्स ना आए, कोई हैवी मेटल ना आए पानी में, वाटर टेबल क्लीन रहे, तो वही सब चीज़ें हैं, इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, हम यूज से पढ़ेंगे एंड वी विल मूव फर्दर, है ना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, सीवेज के बारे में पढ़ेंगे कि सीवेज क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। देन वी हैव हेल्थ इफेक्ट्स of the sewage, waste management, waste control, waste collection, and then this chapter will be over. So maybe next session में हम इसे ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि क्या समझने का बहुत ज़्यादा था, है ना, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट ही है, लेकिन आज ये वैक्सीन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लाइव अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेट क्या होते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।